नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जरा एक दृश्य देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत पर और मेरे साथ जुड़ गए हैं कर्नल अजय राणा साहब। अजय जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सेना की मुझे उतनी समझ नहीं है जितनी आप बता सकते हैं। जी 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालते हैं, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं, जैसे 2014 में सियाचिन गए, 2015 में पंजाब पहुंच गए, 2016 में लाहौल स्पीति में उन्होंने जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाई और लगातार 2019 में भी देखें तो राजौरी एलओसी पर तैनात जवानों के साथ, 2020 में वो जैसलमेर पहुंच गए थे, 2021 में नौशेरा में थे और 2022 में करगिल में उन्होंने दिवाली मनाई थी, 2023 में लेपचा में, 2022 में दर्शकों को याद होगा लद्दाख तनाव के बीच में वहां पहुंचे थे। एक मैसेजिंग देनी होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी ओमकार जी, नमस्कार आपको, दर्शकों को। जी बहुत। जी, वो हेड ऑफ फैमिली हैं। हम वैसे तो एक डेमोक्रेसी जो हम फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कायदे से राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, बट हम सब समझते हैं कि वो सेरेमोनियल पार्ट तरफ हैं वो, और एक्चुअल जो डिसीजन मेकर है और जो देश को चलाता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो वो जब आए थे तो उन्होंने अपने आप को पहले ही कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ। फिर उन्होंने आज भी जैसे कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाता हूँ और आप मेरी फैमिली हो। तो एक तो होता है कि कहने के लिए कहना, कहा और निकल लिए, किसी ने स्क्रिप्ट लिख के लिया, आपने बोला और निकल लिए। और एक होता है कि आपने, देखिए आप 1, 2, 3 इतना व्यस्त इनका शेड्यूल होता है, इतना ज़्यादा इनको ट्रैवल करना है, इतना ऊपर आपको पता है देश चला रहे हैं या तो एक घर चलाने में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी साल ब साल आपने बड़ा क्लियर साफ आपने सारा बयान कर दिया उनकी आइटनरी कि हर साल, अगर इसको एक क्रूड भाषा में कहे, जो पखंड है वो इतनी देर नहीं चल सकता। तो एक दिल की उनकी एक जुड़ाव है, क्योंकि जो भी राष्ट्रवादी होगा ओमकार जी, वो अपनी सेनाओं की तरफ उसी प्यार से, स्नेह से देखेगा। बीच में ऐसे ऐसे इंस्टांस भी आए कि लोगों ने कहा मोदी जी ने वर्दी क्यों पहनी है, इनको ये हक किसने दिया। तो ये हमारे यहाँ चंडाल चौकड़ी करने के लिए, बोलने के लिए हमेशा होती है। साथ ही याद आता मेरे को, कल मरियम नवाज भी पुलिस के कपड़े पहन के, ड्रेस पहन के जीप पे घूम रही थी, उसका भी काफी चर्चा रहा। तो अगर इसको इस आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो जैसे आपने शुरुआत में बोला कि नेवी वालों के जब पीछे कॉन्फ्रेंस हुई थी सीनियर अपने जो तीनों चीफ्स की, तो मोदी जी ने ये बोला भी था कि नेवी को शिकायत रही कि हमने मौका नहीं दिया और आपके मुंह से नवेला छीन लिया। जब तो ये जो मुनीर ने 3 दिन पहले इंग्लिश में एक भाषण दिया अफगानिस्तान से मार खाने के बाद, उसकी टाइमिंग के हिसाब से देखें, पर क्योंकि हमारी दिवाली प्री प्लान्ड है, हम एक्चुअली ये तो नहीं कह सकते, बट हाँ दिवाली पे जाना था, बोलना क्या था, उसके हिसाब से देखें तो एक क्लियर मैसेज है। और ये शायद एक ये भी मैसेज है कि अगला जो तांडव मचेगा, हालांकि मेरा ये मानना है कि वहाँ तीनों सेनाएं इकट्ठी वार करेंगी इस बार। अभी वो ग्रेजुएट करके धीरे धीरे मदरसों से एयरफील्ड ऐसे नहीं होने वाला, होगा ये भी सीधा। मगर नेवी एक बड़ा रोल प्ले करेगी। उसके 2-3 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि नेवी का जो डिफरेंशियल है पाकिस्तान और हमारा, सबसे तीनों सेनाओं में नेवी में सबसे ज्यादा फर्क है। उनकी नेवी बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि आप सिर्फ नंबर्स नहीं काउंट करते। अभी आप बोलोगे उनके सबमरीन्स उनकी 8 है, हमारी 16 या 18 है, वो नहीं, क्वालिटी, कैपेबिलिटी। क्योंकि उन्होंने अपने नेवी की तरफ मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल नहीं की। और अगर पाकिस्तान लिटरेचर आप पढ़ते हैं 1965 का, सियाचिन के टाइम का, 99 का, तो देश युद्ध लड़ रहा है और नेवी और एयर चीफ को पता ही नहीं है। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां आर्मी इतना बड़ा कंट्रोल रखती है कि
नेवी के चीफ को पता ही नहीं कि ऑपरेशन विजय स्टार्ट हो रहा है। एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया और यहाँ कारगिल में आके चढ़ के बैठ गए। तो जाहिर है जो पैसा आया, जो उन्होंने कमाया, चाहे उनका अपना डिफेंस का जो कॉर्पोरेशन बना रखी है जिसमें नैपकिन से लेके और डायपर से लेके और सब कुछ बेचते हैं ये लोग, और घर भी बेचते हैं, वहां से लेके जो भी कमाई आती है और जो उनका जो बजट का जो शेयर आता है और जो अमेरिका से डॉलर आते हैं, उसका जो मेन कंजप्शन है वो आर्मी करती है, चाहे वो अपनी जेब में डाले कुछ। तो नेवी इनकी बिल्कुल मॉडर्नाइज नहीं हुई। तो एक उसको उड़ाना कोई एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है, जब शुरू हुआ था तब इनकी नेवी चोरी चोरी कोई ओमान में और कहीं ग्वादर की परली साइड जाके छुप गई थी। दूसरा नेवी का महत्व ये है कि ये जो डिफेंस डील साइन करता रहता है पाकिस्तान, सऊदी से कर लिया, अमेरिका उसको गोदी में लेके घूम रहा है। तो आने वाले दिनों में आप अब्राहम अकॉर्ड्स का जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान उसमें दलाल का काम कर रहा, तो किसी और से भी डील कर लेगा। हालांकि उनका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि जब अफगानिस्तान ने इनको पीटा तो जो लेटेस्ट डिफेंस डील की थी इन्होंने सऊदीज के साथ, वो तो कोई आया नहीं वहां से। बट 1% चांस, जैसे टर्की आने की बीच में, टर्की का जहाज इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, एक जहाज इनका यहाँ आया हुआ था। तो ऐसे जो लोग शरारत करने के लिए आना चाहेंगे, ना तो टर्की का बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान को, ना सऊदी का करता है, ना अजरबैजान का करता है। तो इनको जो भी खिलवाड़ करना है, गेम खेलनी है, वो नेवी के थ्रू समुद्र के रास्ते से करना चाहेंगे। और वहां पे हम लोग, हमारी नेवी ब्लू वाटर नेवी है, पाकिस्तान की नेवी ग्रीन वाटर नेवी है। बेसिकली ये मतलब है, ग्रीन वाटर नेवी वो होती है वो अपने तट की रक्षा कर सकती है, ब्लू वाटर नेवी होती है जो बड़े समुद्र में, महासागर में जाकर लड़ाई कर सकती है अपने देश से, अपने तट से दूर। तो इतना ज्यादा कैपेबिलिटी का फर्क है। अब ये भी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, जो पार्ट में 4 दिन देखा, उसमें नेवी ने कोई रोल प्ले नहीं किया। उनका रोल था इंटेलिजेंस में, उनका रोल था इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की गैदर करने में, उनका रोल था। कुछ मिसाइल जो फायर की गई थी वो कंफर्म नहीं है, पर शायद नेवी ने दी थी सेना को, एयरफोर्स को। तो इतना तो जरूर है ओमकार जी, मैं आने वाले दिनों में जब भी ये होगा, मैं एक तरीका तो ये कहने का कि जो हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, जो बलूचिस्तान के साथ हो रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है, एक तरीका ये देखने का। अगर मगर हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना कि हमने जब डंडा उठा के मारना है, तो जो पॉज जो टूटेगा, तो मैं एक साइमल्टेनियस डिस्ट्रक्शन देखने का उस फोर्स सी कर रहा हूँ पाकिस्तान की, जिसमें हमारी तीनों सेनाएं एक साथ एक दिए हुए समय पे छोटे समय में भी 2, 3, 4 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म कर देंगी। और उस मिलिट्री कैपेबिलिटी में खत्म होने में आप ये मान के चलें कि हाइपोथेटिकली ये मान के चलें कि उनकी पूरी फौज बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि वो सिविल एरिया में छुपते हैं, उनकी कंटोनमेंट सिविल एरियाज के साथ जुड़ी हुई है, छोटा सा तो देश है। एयरफोर्स जैसे पिछली बार ग्वादर में जाके अपने आप को पार्क कर दिया F-16 को, हो सकता है कल को उड़ के कहीं लेफ्ट हट जाए, कुछ भी होता है। इसराइल जैसे करता है, जैसे मिसाइल्स आती हैं तो इसराइल की एयरफोर्स एयरबॉर्न हो जाती है, नेवी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और पाकिस्तान की नेवी डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि उनकी एक सेना की एक अंग खत्म हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। और हमारी नेवी की जो कैपेबिलिटी और जो रीच है, वो उनकी नेवी को बर्बाद करना तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर साथ साथ में जो इनकी बंदरगाहें हैं, जैसे कराची में है, ग्वादर एक ट्रिकी सा हो जाएगा, वहाँ हाथ डालना नहीं डालना, क्योंकि वहाँ चाइनीज एसेट्स हैं आज की डेट में। पर वो चीज़ें फिर डिप्लोमेटिकली अपने लेवल पे भारत और चाइना के बीच में जो भी डिसाइड होगा, वो हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो हो जाएगा। तो इसलिए जगह देखें, समय देखें। आर्मी चीफ जी ने कल ही कहा कि किसी भी समय हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा चलन अपने देश से चल तो रहा ही है। तो इन सबको जब मिला के देखते हैं तो हम एक थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ माइंड आती है कि हाँ, अब हमारे फोर्सेस अपनी सिविल पॉपुलेशन के हिसाब से तो देखो तो 10 तारीख को सीज फायर से दुखी, तो 11 से दोबारा शुरू कर दो, 11 मई को। मगर कई डिसीजन लेने होते हैं, कई तैयारियां करनी होती हैं, कई टैक्टिक्स आप एक बार चला लेते हो, दोबारा वो चलता नहीं है, और कई गलतियां हो गई होती हैं जिनको सुधारना होता है। तो सब अभी जो टाइम बीता है बीच में, और इस टाइम दुनिया का सबका ध्यान जो है वो 10 जगह पे बंटा हुआ है। कोई वेस्ट एशिया में है, कोई यूक्रेन में देख रहा है, कोई म्यांमार में कुछ हो रहा है, कुछ अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कुछ हो रहा है, यूरोप में कुछ हो रहा है, ताइवान एज इट इज टेंटर हुक्स पे है। तो समय भी सही है, और ये जो दिन ब दिन पाकिस्तान
डिफेंस डील करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसको ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, कोई जहाज लैंड कर रहा है, कोई C-130 लैंड कर रहा है। तो आई थिंक एक बार हमने पहले भी बात की थी कि भारत उस समय से पहले इसको ठोकेगा जब हमें लगेगा कि अगर अभी नहीं किया तो इनकी कैपेबिलिटी बहुत में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। तो आई थिंक हम उस क्षण के बहुत पास हैं। कब होगा, कैसा होगा, पता नहीं। अभी हम दिवाली वाले दिन पटाखों के बीच में कुछ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, बट इस टाइम मतलब तैयारी पूरी है, इंटेंट पूरी है। और पाकिस्तान के चीफ का उल्टा सीधा बोलना, जिसको आप थोड़ी स्ट्रीट लैंग्वेज में बकवास कह सकते हैं, वो भी एक इंडिकेशन है कि वो उधर घबराहट कितनी ज्यादा है। बीच में तो गायब भी हो गया था मुनीर, जब अफगानिस्तान से मार पड़ रहे थे तो मुनीर वॉज नॉट सीन, कहीं नजर नहीं आया। हमारी लड़ाई के टाइम पे प्रधानमंत्री, जैसे आपने कहा लद्दाख के टाइम पे प्रधानमंत्री जी वहां रह के आए, हमारे चीफ घूमते हुए नजर आते हैं, बातें करते हुए नजर आते हैं, जर्नल्स की फोटोज आती हैं इनकी। जैसे ही थोड़ा सा तनाव होता है, गायब हो जाते हैं। तो ओवरऑल लग रहा है कि बस अब हम समीप हैं, होगा कब पता नहीं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। एक और वीडियो जरा देख लेते हैं, किस तरह जवानों में जोश भरने का काम कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। साथियों, समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है। दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है, और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसका खास तौर से जिक्र किया उन्होंने कि 4 दिन के ऑपरेशन में पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए सेना ने मजबूर कर दिया। और जो कुछ आपने कहा उसका जिस्ट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जाकर के नौसेना में जोश भरना, क्या स्पष्ट संकेत नहीं है कि भाई जो आपको अभी तक शिकवा शिकायत रहा कि हमें लीड नहीं करने दिया कोई काम, तो अगली बार पाकिस्तान में अगर खुजली लगी हुई है तो वो खुजली मिटाने का काम नेवी करेगी, नौसेना करेगी। बिल्कुल क्लियर कट संदेश है। और मुझे ये लग रहा है कि अब हम पाकिस्तान द्वारा की हुई हरकत का इंतजार भी नहीं करेंगे। ये अगर मोदी काल में अगर आपने देखा होगा, हमारी सेनाओं का एक मोडस ऑपरेंडी रहा है कि अपनी चॉइस का समय, अपनी चॉइस की जगह। बालाकोट, उरी और ऑपरेशन सिंदूर में तीनों जगह पे वैसे तो आज तक हम बड़े, हालांकि हमें शर्म आनी चाहिए, बल्कि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, हमने कभी किसी को गोली नहीं चलाई। इन तीनों इंस्टांसेस में हमने पहल की, क्योंकि उग्रवादी तो पहले भी आते थे, पहले भी हमला करके चले जाते थे। ऑपरेशन सिंदूर में तो खैर अनप्रेसिडेंटेड था, जो पहली रात को हमला हुआ, हमने जो उनके मदरसे उड़ा दिए, 9 टारगेट उड़ाए, वो उससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो इस स्केल को अगर आप देखेंगे, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक,
2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वापस बालाकोट, पीओजे के क्रॉस करके पाकिस्तान के केपी के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर, पंजाब, केपी के और पीओजे के सारे कवर्ड। और जब जब खत्म होने से पहले वो पाकिस्तान के पूरी बेसिकली जो कराची तक हिट हुआ, और वहां जेल टूट गई थी और धमाकों से और लोग भाग गए थे कैदी। तो एक बात तो क्लियर है ओंकार जी की नेक्स्ट जो होगा वो इसके ऊपर ही होना है, वो दोबारा उरी सर्जिकल स्ट्राइक के लेवल पे नहीं जाएगा। ये तो एक कुदरत का कानून कह लीजिए या फौज का काम करने का तरीका है कि आप हमेशा पीछे से हटके आगे। और फिर जब अफगानों ने देखो उनकी जो पिटाई की और ये एक दिन में भागते हुए कतर में जाके माफी मुफी मांग के इन्होंने जो सीज फायर किया, जो टूट चुका है ऑलरेडी, इन द सेंस की इनडायरेक्टली टीटीपी ने तोड़ दिया। अब टीटीपी तोड़ दिया तो उसको अफगानिस्तान का नाम नहीं दे सकते बेचारे, क्या करें, खुद ही बनाए हुए हैं। तो ये क्लियर है कि अगला जो फेज होगा बहुत ज्यादा वायलेंट होगा। और इसका इंडिकेशन हमारे डीजीएमओ साहब ने जब कॉन्फ्रेंस में आए थे, तीनों सेनाओं के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस और साथ में एडीजीपी जब चारों बैठे हुए थे, तो उन्होंने 2 बार ये कहा था कि अगला फेज बहुत ज्यादा वायलेंट होगा। मुझे लगता है कि शायद हम एक्चुअल किसी ट्रिगर का वेट ना करें, और जैसे मैंने कहा कि कब अटैक करना है, इसमें सिर्फ हम ये नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से शरारत हो तो हम करें। क्योंकि जैसे हमने देखा जब अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए तो हमारे से पंगा लेने की औकात नहीं थी, इन्होंने अफगानों से पंगा ले लिया। जी, तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो कुछ ना करे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ना करे और एकदम से कट पेस्ट करके तैयारी करके अमेरिका से लेके टर्की से कुछ लेके अपना असला इकट्ठा करता रहे, और कल को जब दोबारा जंग छेड़े तो फिर पाकिस्तान कुछ भी कर रहे, हमें कुछ कर नहीं सकता, लेकिन नुकसान होने का खतरा होता है। तो आई थिंक एक सही टाइम पे भारत इसके ऊपर करेगा, और उसके लिए ट्रिगर मुझे लगता नहीं कि हम वेट करेंगे कि फिर एक अटैक हो और फिर उसमें कुछ सिविलियन मारे जाएं या किसी फौजी कैंप पे हमला हो भी सकता है, बट जो मेरी समझ आती है पाकिस्तान इतनी जरूरत करेगा नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान के अंदर एलिमेंट्स हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद का जो मौलाना मसूद अजीज, जिसकी पूरी फैमिली उड़ गई, उसने वहां कसम खाई थी कि मैं ऐसे कैसे करूंगा। अभी इन्फिल्ट्रेशन की 2 या 3 अटेम्प्ट्स पिछले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में नाकाम की गई हैं। तो वो नेचुरली वो लोग जो आ रहे थे तो पूजा करने तो आ नहीं रहे थे, उन लोग को ये कुछ करना था। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि हम भारतीय जो डिसीजन मेकर हैं वो पाकिस्तान की शरारत का वेट ना करें, उसको वो चांस बना दें कि जिसमें वो हमारे फिर 8, 10, 11, 12, 15 सिविलियंस को या फौजी भाइयों को नुकसान पहुंचाए, किसी क्षति पहुंचाए, किसी बिल्डिंग को खराब करें, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करें। क्योंकि गुजरात की रिफाइनरीज की बात होती है, बॉम्बे हाई सी की बात होती है कि ये टारगेट्स पे हैं उनके। तो मैं तो उम्मीद ही करता हूँ कि हमने, और कोई कंपल्शन नहीं है। देखिए जब लोग बात करते हैं न्यूक्लियर ब्लफ की, तो माना उनके पास अभी न्यूक्लियर अपना कुछ नहीं है, पर जो भी है, किसी का भी है, चाहे चाइना से मंगा हुआ है, अमेरिका का दिया हुआ है, या जो भी है, और फिर लोग बात करते हैं कि फर्स्ट यूज नहीं करना हमने। तो मैं यही बोलता हूँ कि यार जब फर्स्ट ट्रीटी नहीं है, नो फर्स्ट यूज को ट्रीटी नहीं है, ये हमारा एक प्रिंसिपल है। लेकिन जिस दिन भारत को लगा कि एक फलां मिसाइल वहां से वहां शिफ्ट हुई है, या वहां से वहां एक वॉरहेड किसी एयरक्राफ्ट पे लोड होने गया है, तो हम उस पर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हमने सिरसा के ऊपर देखा। जब उनकी बैलिस्टिक मिसाइल आई, हमने उसको यही बोल के इंटरसेप्ट किया कि हम इसमें हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड हो। तो अब कोई बैलिस्टिक मिसाइल, कोई एयरक्राफ्ट जो कि न्यूक्लियर वेपन या वॉरहेड ले को कैरी कर सकता है, उसकी हरकत करने पे ही उसको मॉनिटर किया जाता है नेचुरली। जैसे सस्पिशियस हरकत होगी हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज बाद में बात करेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान कोई हमसे आतंकवादी शरारत करता है, नहीं करता है, आई थिंक हमारा जो इनिशिएटिव इस बार होगा वो उसका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान हरकत करे तो फिर हम करवा चौथ का चांद चढ़ेगा तो फिर हम उसको तो छिंटे मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जो इनकी बॉडी लैंग्वेज से हमारे प्रधानमंत्री, चीफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, और जो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से चढ़ के बोल रहे हैं सामने, डिफेंस मिनिस्टर,
ये भी होता है कई बार ओमकार जी कि जब आप देखते हो कि आप तैयार हो और दुश्मन बड़े फूंक फूंक के कदम रख रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो फिर आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डालते हो, उनको गलती करने पे मजबूर करते हो। हॉकी में कई बार होता है ना कि आप जब डी के अंदर एंटर करते हो तो गोल नहीं होने की स्थिति में आप क्या कोशिश करते हो कि फाउल ले लो, जो डिफेंडर है उसके पैर पे बॉल लगा दो ताकि आपको पेनल्टी स्ट्रोक मिल जाए। तो ये वॉर लड़ाई भी एक खेल है, एक किस्म से उसको खेला जाता है। वो आपको कोशिश करेगा, आप उसकी कोशिश करोगे। उस सेंस में खेल नहीं है कि ये बच्चों का खेल है इसमें लोग मरते हैं, एक बड़ा ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बट एक जैसे वॉर गेमिंग क्यों बोलते हैं हम इस वर्ड को, क्योंकि आप दुश्मन के दिमाग को पढ़ के कोशिश करते हो कि उसको आप आउटस्मार्ट करो। दुश्मन वही कोशिश आपके साथ करता है। तो अभी बाकी तो समय बताएगा, बट क्लियर लग रहा है कि अभी आई थिंक रक्षा बल, हमारा लीडरशिप और हमारे टॉप ब्रास सारे एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। और हम लोग तो खैर कब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहता, ये मत पूछना कितने जहाज किधर गए, कितने जहाज उधर गए। ये जो जिनको खिलौने कहते हैं कई लोग, ये लड़ाई में लड़ने के लिए होते हैं। और जब आप दुश्मन को मारने जाते हो, अपनी कैजुअलिटीज भी होती हैं, अपना नुकसान भी होता है। एम ये होता है फौज का कि जो ऑब्जेक्टिव लीडरशिप ने दिया और जो आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम ये करेंगे, वो अचीव करना है। आहुतियाँ लगती हैं, प्राणों की आहुतियाँ भी लगती हैं, इक्विपमेंट की आहुति भी लगती हैं। जब तक प्राणों की आहुति कम लगे, इक्विपमेंट जितना मर्जी बर्बाद हो जाए, हम वो कोई 1962 वाला भारत नहीं है कि हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास सोच नहीं है, मिलिट्री इंटेंट नहीं है। हमारा अपना इतनी काबिलियत है, अपना जहाज उतर के अभी आ चुका है कि और 1-2 साल में आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें आप जो कैपेबिलिटी देखेंगे बनते हुए, वो शायद अनप्रेसिडेंटेड होगी। तो प्लीज जब भी होगा, जब भी कभी भी होगा, ये गिनने मत बैठ जाना। ये प्रोपेगेंडा है, ये आप लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश की जाती है। जैसे ईवीएम पे गुमराह होता है, कभी रिजर्वेशन पे गुमराह कर लेते हैं, कभी वोट चोरी की बात की गुमराह करते हैं। सारे के सारे हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। हम भारतवर्षियों को चाहिए कि जो देख के भी हम सब्र बना के रखें, ऐसे प्रोपेगेंडा में ना फंसे। ये सुरक्षा बलों के मनोबल पे भी इसका फर्क पड़ता है। उनकी जो फैमिलीज बैठी हुई हैं, जिनको कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई नागालैंड से आ रहा है, लड़ाई हो रही है राजस्थान में, पंजाब में, JNK में, उनके बारे में सोचिए जब ऐसे फालतू में आप लोग इनमें शुरू हो जाते हैं। जी, हमारे देश में तो ऐसे लोग हैं ना कि जो टफ मैच जीतने के बाद भी पूछते हैं कि इतने विकेट क्यों खो दिए या इतने ओवर क्यों बर्बाद कर दिए। मतलब जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी गेंद नहीं फेंकी, जो कभी मैदान में नहीं उतरे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मैच होते हैं उनका तनाव नहीं झेला, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ 2014 से पहले, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2014 से पहले हमारी सेना इतनी बहादुर नहीं थी या सेना ने जीतें दर्ज नहीं की हैं, दुश्मनों को हराया नहीं है। 62 को छोड़ दें तो लगभग सभी जितने भी उसको काम दिए गए या उसने जितने भी युद्ध लड़े वो सब जीते। 62 और 47-48 दो ही युद्ध ऐसे रहे जब नेहरू की गलती से या बेवकूफ़ी से हमने ज़मीनें भी खोई और युद्ध भी हारे। एक तरीके से हमने युद्ध विराम कर दिया जा करके वहाँ जम्मू कश्मीर में, और एक बड़ा भूभाग जो है वो उनको दे दिया, उनके कब्जे में रहने दिया। 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि सेना में किस तरह के बड़े बदलाव आप देखने को मिल रहे हैं। जो 1 रैंक 1 पेंशन था, उससे लेकर के एक वेल इक्विपमेंट, अब सेना हर तरीके से, अगेन मैं फिर कहूंगा कि जितने स्क्वाड्रन उसको चाहिए थे उतने नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट रही है। लेकिन अगर क्वालिटी वाइज आपके पास अच्छे विमान आ गए हैं तो ये स्क्वाड्रन कितने हैं कितने नहीं हैं ये भी फिर मायने नहीं रखता है। क्या बड़े बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए सीधी सी मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, इस पे आप खुद ही, सुनने वाले देखने वाले खुद ही हिसाब लगा लें। जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया गया और फौज मोबिलाइज हुई, हालांकि
उससे जस्ट पहले 99 में कारगिल के टाइम पे भी चाहे लड़ाई जम्मू कश्मीर में लड़ी जा रही थी, लद्दाख में लड़ी जा रही थी, फौज पूरी मोबिलाइज हो रखी थी, कश्मीर से लेके गुजरात बॉर्डर तक सारे मोबिलाइज थे। और नीचे जो एयरफोर्स, मैं ये कहूँगा कश्मीर से कन्याकुमारी या कराकोरम से कन्याकुमारी, बिकॉज जो पीस एरिया में यूनिट सी उठ के सारे बॉर्डर एरिया में आ गई थी। वो सब होने के बावजूद जब 2 साल के बाद ये पराक्रम स्टार्ट होता है, तो भी हमें, क्योंकि हम ग्राउंड पे थे, हम लोग भारतीय सेना के हिस्से थे, तो हमें पता था कि हमारी गाड़ियां चलती चलती रुक रही थी, कुछ मशीन्स काम नहीं कर रही थी, स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे थे, अम्यूनिशन की टेंशन थी। ये तो ग्राउंड पे था। लेकिन जब वाजपेयी साहब ने तीनों सेना प्रमुखों को पूछा कि भाई ये हमारे पे अटैक हो गया, फौज मोबिलाइज होगी, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, आपने जो करना कीजिए, जो कि आई थिंक बीजेपी का, दोनों सरकारों का, वाजपेयी साहब का भी और इनका भी एक ये हॉलमार्क रहा है कि इन्होंने फौज को खुली छूट दी है। तो हमारे आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री जी को बोला कि आई एम सॉरी, हम लड़ने के स्थिति में नहीं है। 3 दिन के बाद हमारा अम्यूनिशन खत्म हो जाएगा और 7 दिन के बाद हमारा पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। तो ये रीजन है कि ऑलमोस्ट 1 साल माइन लगा के गांव की खेतियां बंद करके फिर उस माइन को निकालने में हमारे जवानों की बलि लग गई, हम बिना लड़ाई किए वापस आए। वही फौज, वही हम जैसे सैनिक। और फिर आता 2014। देखिए, आपने अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो छोटा सा झड़प हुई, इसमें क्या देखा आपने कि एक तरफ सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर, एक तरफ वो लोग जिनके पास कोई जहाज नहीं, जिनके पास ढंग का कोई टैंक नहीं, जिनके पास हथियारों के नाम पे जो वेपन कैरी करते हैं वही हैं, कोई बड़ी मिसाइल्स नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने नाको चने चबवा दिए और पाकिस्तानियों को मजबूर होकर कतर में जाके कतरियों को रिक्वेस्ट करके सीज फायर करवाना पड़ा। तो जो इंसान होता है मशीन के साथ, जो मैन बिहाइंड मशीन, वो हमेशा मैटर करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उस मशीन को ही साइड पे रख दें कि जो चल रही है बाबा आदम के ज़माने से उसी से काम चलाते रहो। हमारे जहाज पुराने थे, हमारे हेलीकॉप्टर बहुत पुराने थे, हमारे पास एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी नहीं थी। अभी भी घोड़े पे ऑपरेशन विजय में भी और कारगिल में भी और उसके बाद पराक्रम पे भी वही, कहीं इंसान ढोने में लगा हुआ है लोड, कहीं घोड़े ढो रहे हैं, कहीं पे सिविल ट्रक लगा के काम चलाया जा रहा था। ये सरकार जब आई, इनकी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर थी। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ की, कोई भी चीज़ अब खरीदने जाते थे उसका प्रोसीजर इतना लंबा होता था। और ये मैं आपको इस दर्शकों को बता दूं, जब फौज का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, इक्विपमेंट, उसका फैसला सिविलियन लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी करती है, फौजी नहीं करते। हम उनका ट्रायल करते हैं, हम उनका डिमांड करते हैं कि हमें ये हथियार ऐसे वाला चाहिए। वो जब आता है उसका बन के प्रोटोटाइप, हम उसका ट्रायल करते हैं, उस पर जजमेंट देते हैं, वो सब हम करते हैं। लेकिन जो चेक साइन करना और एग्रीमेंट साइन करना, ये काम ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। एक आधा हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा बस। तो इस सरकार ने आके, इनके पहले जो अंथनी साहब थे, उन्होंने खुद कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है फौज को मॉडर्नाइज करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए चाइना के साथ, हमारे पास पैसे नहीं है। ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके बोला। और हम सबको पता है कि उसने 5 बीमारू इकोनॉमी में देश आ चुका था। सब उनकी अपनी करतूतें थी। ये आए, वही देश, वही इकोनॉमी, वही हालात, उल्टा चाइना उभर के ज़्यादा ऊपर आ रहा है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बड़ी घनिष्ठ हो रही है। तो उन सब चैलेंजेस के बावजूद कोविड बीच में आ गया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुक गई। उस टाइम हमारा लद्दाख का प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस सरकार ने वो सब दिया जो हमने मांगा, और कई बार तो ऐसे दिया कि रातों रात दिया। फिर ये लेसन सीखा कि जो इमरजेंसी प्रोसीजर ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करो, शॉर्टन करो। फिर देखा कि लोग रिश्वतखोरी में पैसे कमाते हैं, जैसे बोफोर्स कांड और हेलीकॉप्टर कांड, और जो नाम लो उसमें कांड ही कांड है। तो इन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। राफेल जो था, हमने फ्रेंच गवर्नमेंट से डायरेक्टली खरीदा, ना आपका बिचौलिया ना हमारा बिचौलिया। वो जो पैसे बचते हैं, उसी पैसे से जो बाकी सामान खरीदा जाता है। अभी मैं कश्मीर होके आया हूँ 3 दिन पहले। जो सड़क पे खड़ा जवान, जो हथियार और जो इक्विपमेंट उसने पहना हुआ है, उसको देख के दिल खुश होता है। इन्हीं सड़कों पे 94 में ओंकार जी हम लोग खड़े होते थे। AK-47 नहीं होती थी पूरी यूनिट में, ऑफिसर्स और जेसीस को AK-47 मिलती थी मुश्किल से, और जवानों के पास वही घिसी पट्टी SLR। उधर वो आतंकवादी है जिसके पास UMG है, AK-47 है, अंडर बैरल ग्रेड लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है, और हमारे पास वो बाबा आदम की सेकंड वर्ल्ड वॉर का इक्विपमेंट होता था। कोई बुलेट प्रूफ नहीं, कुछ नहीं।
तब हम कहते थे हमारी प्रोटेक्शन जो है वो जो 2 mm की कॉटन की शर्ट पहन रखी यही है। ऐसे हालत में हमने 90s की टेररिज्म लड़ा जब कि पीक पे था। फिर बाद में जब वाजपेयी सरकार आई, कुछ सामान आया तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स आई लोहे की बनी हुई 15-15 किलो की। और कश्मीर का आप टेरेन आप देखते हैं, पहाड़ों में ऑपरेट करना पड़ता है, जंगलों में जाना पड़ता है। उस टाइम आप अपना वेट संभालो, अपना जो अम्युनिशन कैरी कर रहे हो, अपना हथियार कैरी कर रहे हो, 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, कुछ राशन कैरी कर रहे हो, वो देखोगे कि वो लोहे का जो इतना बड़ा क्या कहते थे पुराने जमाने में, कवच पहना दिया गया आपको। तो हम लोग कई बार ये जानबूझ के नहीं पहनते थे कि गोली लगे हुए तो मरना तो फिर भी ठीक है, यहाँ तो वैसे कुछ नहीं कर सकते। आज आप जाके देखिए, अल्ट्रा लाइट जैकेट्स हैं, फर्स्ट क्लास हेलमेट्स हैं, नए हथियार हैं, अम्युनिशन की कमी नहीं। और सबसे बड़ी बात, कैजुअलिटी होगी तो उसको उधर से कॉन्टैक्ट के अंदर से उठा के, हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाना। गोलियां चल रही हैं और हमारे डेयर डेवल पायलट्स लैंड करके बंदे उठा लेते हैं, जान नहीं जाने देते। जो हमारा कश्मीर में, जो श्रीनगर में 92 BH है, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा एफिशिएंट ट्रॉमा हैंडलिंग हॉस्पिटल है। उसका कहते हैं, मतलब उसकी कहा वो लोग, ये वहाँ का बिलीफ सिस्टम है कि आप कैजुअलिटी को वहां तक पहुंचा दो बस, उसके बाद डेथ होती हैं, लोग मारे जाते हैं। बट 92 BH का रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट कि जो एक बार अंदर आ गया वो 99% बच के बाहर निकलेगा। तो ये जो तो अब आप सोचेंगे कि वो डॉक्टर्स एक रात पैदा हो गए, ऐसा नहीं था। जिसको जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग दी गई, जिसको जो दवाई चाहिए, जो मशीन चाहिए, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए डॉक्टर्स को, वहां से शुरू करके। तो इस सरकार ने, मतलब हमने, अगर मैं उसको संक्षेप में बोलूं, जो हमने मांगा वो हमें दिया गया। और इसलिए जब इस बार सरकार ने बोला और बालाकोट में बोला कि आपने जो करना करो, तो हमारे आर्मी चीफ को उठ के ये नहीं बोलना पड़ा कि सर हमारे पास तो इक्विपमेंट में नहीं है, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। हमारे तो चीफ ये लड़ रहे हैं कि मेरे को पहले जाना है। नेवी वाला, जैसे आपने कहा कि वगैरह, मैं तो रह गया। आप कंपेयर करो इसको ऑपरेशन पराक्रम के साथ, चीफ कह रहे हैं कि नहीं हम लड़ नहीं सकते 3 दिन का। तो इसलिए आप देखेंगे कुछ 1-2% को छोड़ के ज्यादा वेटरन जो हैं, जिन्होंने वो फेज भी देखी है और ये फेज भी देखी है, हम सारे इस सरकार के साथ खड़े होते हैं। राष्ट्रवादी सरकार है, हमें एज ए फौज लगता है कि ये देश बचेगा। ऐसे नेबरहुड में हम रहते हैं कि चारों तरफ दुश्मन है, तो ये देश बचेगा तो बाकी सब होगा, प्रोग्रेस भी होगी, इकोनॉमी भी चलेगी, हमारा कल्चर भी बचा रहेगा, सब कुछ बचेगा। सबसे पहले हमें अपनी सरहद बचानी है, और उसके ऊपर इसका फोकस सरकार का इतना ज्यादा रहा है। और उसका रिजल्ट आप देखिए कि आज तीनों चीफ तो लड़ने में लगे हैं कि मेरे को पहले जाना है। तो ये मैंने बड़ी सिंपल भाषा में बता दो। बाकी इंट्रोडक्शन जो इंडक्शन और इंट्रोडक्शन जो इक्विपमेंट की हुई है, तो लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनने बैठेंगे तो अंत ही नहीं है। और फिर आत्मनिर्भर का जो नेट इंपोर्टर से हम अभी एक्सपोर्टर बन गए डिफेंस इक्विपमेंट का। तो ये बहुत बड़े लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं। अभी जो फौज में लोग हैं और जो आने वाले दिनों में आएंगे, शायद इस चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे। वो वही हाल है कि आजकल हमारे बच्चे जब निकलते हैं हम गाड़ी लेके 4 लेन्स पे, तो उनको पता नहीं, वो सोच नहीं सकते कि किसी जमाने में इस 4 लेन की जगह पे खड्डों से भरी हुई सिंगल लेन हुआ करती थी। उनके परसेप्शन से परे हैं। लेकिन हम लोगों ने, जिन्होंने उन सड़कों पे गाड़ियां चलाई हैं जिसमें सिंगल रोड और उधर से ट्रक आ रहा है, नीचे खड्डा है और आप साइड पे लग रहे हो, और आज हम उसी एरिया में 4 लेन पे 6 लेन पे चलते हैं, तो पर हमारे दिल में याद में एक चीज रहती है कि यार वो भी टाइम था। इस जनरेशन को नहीं पता लगता, इनकी गलती नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। अजय जी, ये जो सेना जिस जांबाजी के साथ, जिस समर्पण के साथ पहले भी लड़ती थी, कम एफिशिएंसी उपकरणों की वजह से, फिर भी युद्ध जीतती थी, लेकिन आज अगर वो सब कुछ झोंक देती है और बढ़िया से बढ़िया रणनीति बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले कितनी बैठकें तो अकेले प्रधानमंत्री ने 1-to-1 सेना प्रमुखों के साथ की है, फिर एक को बुला करके बातचीत की है, और एनएसए को इन्वॉल्व किया, अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, रो से लेकर के आईबी तमाम, और एक परिवार की तरह का माहौल बना दिया। एक वीडियो है मेरे पास आज का INS विक्रांत का, वो 2014 से हम देख रहे हैं, मिठाई अपने हाथ से जवानों को खिलाते हुए।
जी। मेरे आंसुओं की मोती पे मेहरबान लिख देना, मेरे आंसुओं की मोती पे मेहरबान लिख देना, मेरे शरीर के हर हिस्से पे हिंदुस्तान। ये चीजें बहुत बड़ा अंतर कर देती हैं। लीडरशिप क्वालिटी मतलब एक अलग ही लेवल की है मोदी जी की। बिल्कुल ओमकार जी, हम आर्मी में जो हमारे सीनियर मोस्ट अफसर भी जब जवानों के साथ मिलते हैं तो बड़े इनफॉर्मल घुल मिल के मिलते हैं, लेकिन रैंक ऐसा लगा होता है और सिखलाई ऐसी होती है कि बीच में एक दीवार सी रहती है। आप किसी आर्मी अफसर को, हाँ, एक कैप्टन मेजर को तो खैर हम तो वो फिर उनके साथ ही खेलते कूदते हैं, उनके साथ ही दौड़ना भागना भांगड़ा डालना होता है, लेकिन जब सीनियर ऑफिसर होते हैं आप एक डिग्निफाइड तरीका देखते हैं कि आप गैप रहता भी है नहीं भी रहता है। तो फौज में जनरली ये कहते हैं कि सीनियर हो तो आप रीच आउट करो, जूनियर हो तो अपने आप को अपनी सरहद अपनी लिमिट में रखो। तो ये एक अनरिटन लॉ होता है। तो उस अनरिटन लॉ से अगर एक सीनियर ऑफिसर हमारे पास आता था और जूनियर ऑफिसर जूनियर जवानों से बात करता था तो हमारे लिए काफी मोरल उसका किकअप होता था। हमने कभी अपने लीडरशिप को ऐसे करते हुए देखा ही नहीं, कभी इमेजिन ही नहीं किया। हमने हमेशा यही सोचा कि लड़ाई में जाएंगे तो हमारे जनरल साहब आएंगे, हमें थोड़ा पेप टॉक देंगे, और क्योंकि हमारे ये भी है ना कि आप लड़ाई में लोगों को भेजते नहीं हो, आप लड़ाई में लीड करते हो। तो ठीक है, जनरल साहब तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो कैप्टन साहब मेजर होगा वो आगे जाएगा तो उसके साथ बंदे, हम ये नहीं कहते जाओ वहां जीत के आओ, हम बोलते हैं आओ चलो जीत के आते हैं, दैट काइंड। लेकिन सिविल लीडरशिप को हमारे साथ इन्वॉल्व होना, और क्योंकि फिर देखो सिविल एक डेकोरम का फर्क होता है। एक जो लीडर होता है पॉलिटिकल लीडर, वो हमेशा जब रैली करता है, स्पीच देता है, गांव में जाता है, लोगों से मिलता है, तो नेचुरली वो हाथ मिला के रीच आउट करता है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। वही भाव से मोदी साहब जब आर्मी में आते हैं तो अपने हाथों से सबको, हर बार आपने सही कहा कि हर साल वीडियो आता है कि किसी को लड्डू खिला रहे हैं, किसी को बर्फी खिला रहे हैं। और यहाँ भी आप देखिए इस फोटो में जितने लोग हैं सारे जवान हैं, सोल्जर्स हैं। एक तो उन लोगों के लिए जिंदगी का मोमेंट बन गया, जिसने वो टुकड़ा भी खाया वो तो आने वाले आई थिंक 6, 7, 8 नस्लों तक ये कहानियां चलती रहेगी कि मेरे दादाजी जब नेवी में थे तो मोदी जी ने आके उनके और बर्फी का टुकड़ा उनके मुंह में डाला था। जो एक कनेक्ट बनता है, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटी कम है, इसमें वो वर्दी वाला जो डेकोरम वो नहीं है, वो उनको अपना मान के अपने हाथ से खिला रहे हैं। फौजी जो हैं जो यूज टू नहीं है ऐसे कल्चर के, वो उसको खा के एक कनेक्शन, नया कनेक्शन पैदा हो रहा है। और आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मोदी जी कर रहे हैं ना सेनाओं के साथ, ये किसी ने किया नहीं। और आने वाले प्रधानमंत्री जो ऐसा नहीं करेंगे तो एक वो भी एक इशू या एक बात खटकेगी लोगों को, देखो यार ये तो ऐसे है। हमने लीडर्स को देखा, ओमकार जी आते थे दूर से हाथ हिला के एक लेक्चर दे के, कुछ पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, लेक्चर शीट पड़ी होती थी उसको पढ़ के चले जाया करते थे। जितना टफ एरिया होता था उतनी शॉर्ट विजिट होती थी। और यहाँ प्रधानमंत्री है जो जितना टफ एरिया है उसमें जाके रातें बिता रहे हैं। अभी जहाज के ऊपर सोना, कह रहे हैं मैं रात को सोया। जितना बड़ी मर्जी जहाज बड़ा हो ओमकार जी, ऑफ कोर्स सेलिंग में बहुत ज्यादा होता है, पर जब खड़ा भी हो ना तो हिचकोले खाता है। और जिसको उसकी आदत ना हो ना, उसको सी सिकनेस कहते हैं, मन खराब होता है, उल्टियां आती हैं, लोग सो नहीं पाते शुरू में। जब जहाज सेल करते हैं स्टार्टिंग में सेलर तो वोमिटिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज आप देखिए ना, आपको आदत है एक जमीन, स्थिर जमीन पे चलने की। सडनली आप जिस चीज पे चल रहे हो वो हिचकोले खा रहा है, और आप कोई 1 घंटे के लिए नहीं गए, आप वहां रह रहे हो, रातें बिता रहे हो। तो नॉर्मल इंसान भी, पर ये योगी है, ये योगाचार्य हैं आई थिंक, जो इस उम्र में इंसान 18 घंटे काम कर सकता है, तो उसके लिए छोटी बात है। लेकिन कभी मौका मिले और कभी आप किसी नेवल शिप पे जाके रात बिताएं तो फिर आपको पता लगेगा नींद नहीं आती। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं बड़ा आराम से सोया। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी नींद सोया। हाँ, ये अनयूजुअल है, नॉर्मल इंसानों के लिए ये चीजें नहीं होती, तो इज डिफरेंट जी। और इस प्रोग्राम के अंत में नौसेना के जवानों ने प्रधानमंत्री को एक गीत सुनाया है, उससे इस प्रोग्राम का अंत करेंगे। गूंजा था शोर, था वो एक माँ का टूटा नूर, पहलगाम की धरती कांपी,
जब दहशत ने ली थी दस्तक दूर, धड़कनों ने लिया एक प्रण, ना सहेंगे अब ये वार। बुलंद हुए तीनों सूरज, धरती अंबर और सागर पार। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े कहानी में। नौसेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्रव्यूह सागर में जिससे शत्रु की हार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की। अजय जी कह सकते हैं कि आईएनएस विक्रांत से तो एक तरीके से शंखनाद ही हो गया है। अब वो कब घड़ी आएगी कब नहीं आएगी ये तो प्रधानमंत्री जी जानते हैं या तीनों सेनाएं जानती है, लेकिन नौसेना की तरफ से भी शंखनाद है कि हम तैयार हैं। बिल्कुल, उनका भी नंबर आना है, बिकॉज उनके तो अनफेयर तो है। आप देखिए जब ऑपरेशन विजय चल रहा था 1999 में, तो सबने थल सेना का कौशल देखा, बत्रा साहब को देखा, नायर साहब को देखा, सबको देखा, टीवी पे आगे लाइव ब्रॉडकास्ट होता रहा। एयरफोर्स का छोटा सा रोल देखा, फिर उसमें हमारे एक पायलट 2 क्रैश कर गए, एक वीरगति को प्राप्त हुए, आहूजा साहब और नचिकेता साहब पकड़े गए। नेवी को किसी ने देखा, और एयरफोर्स के ऑपरेशन, हमारा आर्मी का ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, और एयरफोर्स का ऑपरेशन था सफेद सागर आई थिंक। और नेवी का जो रोल था, उन्होंने कराची को ब्लॉकेड लगा दिया था, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं गया। और ये भी सच है ओमकार जी, अगर आपको वर्ल्ड पावर बनना है और अगर आपने समुद्र के एक बड़े हिस्से पे रूल करना है, तो आपकी नेवी का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आप देखेंगे यूएस की जो सबसे मैक्स पावर है वो उनकी नेवी में है। तो नेवी एक हमारे आने वाले लड़ाइयाँ जो कि शायद हमारे तटों से दूर हों, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। तो उस हिसाब से उनके साथ अभी तक जस्टिस नहीं हुआ है, उनको कभी वो मौके नहीं दिए गए दिए जाने चाहिए थे। तो वो भी आतुर हैं। प्रधानमंत्री जी ने वादा भी किया है, और आज प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए। स्पेशली जाने को तो वो फिर बॉर्डर पे कहीं भी जा सकते थे जैसे पहले जाते थे। तो आपकी बात सही है, एक सिग्नल है। नेवी अपनी भी तैयारी दिखा रही है, जोश पूरा है, बाकी देखते हैं। पर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी हो, सिंदूर से बढ़ चढ़ के हो, जिसमें हमारे जवानों को बॉर्डर क्रॉस करके अपनी प्राणों की आहुति ना देनी पड़े, मिनिमम हो। आहुतियां लगती हैं, लेकिन जो हमारी मारक शक्ति है, जो हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि 1-1 इंच हमारा ब्रह्मोस की रेंज में है, तो मैं एज ए भारतीय सैनिक यही उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जिसमें हम उनको दूर की मार से ही इनका काम निपटा दें, हमेशा के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हमारे भारत को सुरक्षित करते हैं। जी अजय जी, आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को भी कोटि कोटि नमस्कार और शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली बीते, और भारतीय सेनाएं तो सब तैयार हैं। आदेश ऊपर से होना है, और उन्होंने स्पष्ट संदेश और संकेत भेज दिए हैं जहां भेजने थे। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।
थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।